हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज़ द डे 51 ऑफ आवर आंसर राइटिंग चैलेंज। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एज वेल एज द अकरेंस ऑफ द क्लाउड बर्स्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, डिस्कस द टू रीसेंट एग्जांपल। तो आपको दो रीसेंट एग्जांपल्स देने हैं, उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं उनका मैकेनिज्म क्या होता है और अकरेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और उनके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कहाँ कहाँ अकरेंस हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्लाउड बर्स्ट की एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखेंगे कि क्लाउड बर्स्ट आर द शॉर्ट ड्यूरेशन intense rainfall events over the small area in a short span of time. According to the IMD का डाटा दे देंगे, ग्रेटर देन 100 mm रेनफॉल इन ए स्पैन ऑफ आर 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर एक घंटे में 100 mm से ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे के अंदर आपने इंट्रोडक्शन दे दी। तब आप आएंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ द क्लाउड बर्स्ट। मैकेनिज्म और अकरेंस के ऊपर बात करेंगे। हालांकि ये मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करते और यहाँ से हम अकरेंस डिस्कस करते। ठीक है, अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट तो थोड़ा बेटर हो जाता है ये। तो मैकेनिज्म क्या होता है कि मैकेनिज्म स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके आप इसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा पाया जब मैं अपना आंसर बना रहा था, मॉडल आंसर, तो मुझे ये ध्यान में नहीं आया, बट कुछ आंसर देख के मुझे लगा कि दिस इज़ अ बेटर अप्रोच। सो इसके अंदर पहला क्या हो जाता है कि ये जो इंटीरियर ऑफ द लैंड मास के अंदर अकर करता है मोस्ट ऑफन इन द डेजर्ट एंड द माउंटेनियस एरिया। सेकंड, इसके अंदर टोपोग्राफिकल कंडीशन जब हिली एरियाज होंगी वो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड को प्रमोट करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर। देन अनस्टेबल क्लाउड्स बनते हैं कि मॉइस्चर रिच जो एयर है वो ऊपर की ओर ट्रेवल करती है एंड फॉर्म्स ए वर्टिकल कॉलम ऑफ द क्लाउड। कि एक क्लाउड जो एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं, वर्टिकल कॉलम उनका जनरेट करती हैं और इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आती है और हैवी रेनफॉल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म एयर होती है सेचुरेशन के लिए। तो ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप शो कर देंगे कि मूवमेंट अप ऊपर की तरफ हो रही है कन्वेक्शन की वजह से, ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से। यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट है, कंडेंस हो रही है, बारिश हो रही है, एंड दिस इज द एयर शेडो रीजन। ठीक है, तो उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जनरली इट अकर व्हेन द मॉनसून क्लाउड ड्रिफ्ट्स नॉर्थवर्ड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। कि जब ये तब अकर करता है जब मानसून क्लाउड बे ऑफ बंगाल से नॉर्दर्न की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, और ये मानसून सीजन के अंदर अकर करता है क्योंकि वहाँ कन्वेक्टिव कंडीशंस डेवलप होती हैं। एंड वनरेबिलिटी ऑफ द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन इसका वनरेबल है क्योंकि वहाँ पे ओरोग्राफिक आर्किटेक्चर है कि ओरोग्राफिक रीजन की वजह से हवा ऊपर की ओर उठेगी एंड इट मेक देम आइडियल फॉर द लोकलाइज्ड साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये उसको लोकलाइज साइक्लोनिक स्टॉर्म के लिए आइडियलाइज कंडीशन पैदा करती है। तो इस तरह से मैकेनिज्म और अकरेंस हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हमारा लाइक क्लाउड बर्स्ट डेवलप होता है और इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे अक्कर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम रीसेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। रीसेंट एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले तो फ्लैश फ्लड्स आ जाएंगी जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी, और सेकंड क्या है कि क्लाउड बर्स्ट जो है लद्दाख रीजन के अंदर, दो एग्जांपल दे देंगे। फिर आ जाएगा हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हमेशा हमें टेक्निकल कमेटीज लिखनी है, गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स लिखने हैं, इस तरह की चीज़ें लिखनी है। तो हम सीधा ऐसे लिखेंगे, टू प्लग द वनरेबिलिटी ऑफ द क्लाउड बर्स्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द चोपड़ा कमेटी। इसकी एक रिकमेंडेशन थी, बेयर मिनिमम टू द बेयर मैक्सिमम अफोर्टेशन along with the best practices, for example the data analytics as used by the Japan to reduce the vulnerability in times of climate change। तो आपको क्लाउड बर्स्ट के कंटेक्स्ट के अंदर वही आपने कंक्लूजन कर दिया कि चोपड़ा कमेटी की एक रिकमेंडेशन होती है, बेयर मिनिमम टू बेयर मैक्सिमम। ठीक है, एफोर्टेशन एंड और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जैसे डाटा एनालिटिक्स ऑफ जापान है, उसको कम करना चाहिए वनरेबिलिटी को मैनेज करने के लिए। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि वनरेबिलिटी ऑफ द इंडिया रिलेटेड टू द डिजास्टर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। कि इंडिया की जो वनरेबिलिटी है वो डिजास्टर की क्लाइमेट के चेंज की वजह से वनरेबिलिटी ऑफ इंडिया बढ़ी है। एनालाइज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग फ्लड अक्रॉस द नेशन एंड सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स। तो यहाँ से शुरू हो रहा है एक मेन पार्ट कि जो फ्लड हमारे इंडिया में आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, उसके रीजंस बताओ, उसका रेमेडियल मेजर्स बताओ। बट उससे पहले ये स्टेटमेंट दी है, इसका भी कुछ मतलब है कि इंडिया की जो वनरेबिलिटी है वो डिजास्टर क्लाइमेट चेंज के साथ बढ़ रही है। तो हमें आधे पेज के अंदर वो भी बताना है कि कैसे इंडिया वनरेबल है और कैसे उसकी वनरेबिलिटी क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको जहाँ पे वनरेबिलिटी दिखानी होती है या इंटेंसिटी ऑफ वनरेबिलिटी किसी चीज़ की दिखानी होती है, तो वहाँ आप डाटा से शुरू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएन ऑफिस फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिपोर्ट, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड द थर्ड हाईएस्ट डिजास्टर प्रोन नेशन एंड इट इज एस्टिमेटेड टू कॉज द 3 ट्रिलियन लॉस इन द लास्ट 2 डिकेड्स।
ठीक है, कि पिछले 2 डिकेड्स के अंदर ट्रिलियन का लॉस इंडिया को हुआ है अकॉर्डिंग टू द यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिपोर्ट, और इंडिया का तीसरा रैंक है डिजास्टर प्रोनेस के अंदर। तो ये इंडिया की वनरेबिलिटी आपने दिखा दी कि वनरेबिलिटी ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। उसके बाद आप इंडिया की वनरेबिलिटी दिखा दोगे डिफरेंट डिजास्टर से कि 60% अर्थक्वेक को प्रोन है, 8% साइक्लोन को प्रोन है एरिया, 12% फ्लड्स को प्रोन है, 68% लैंड प्रोन टू द ड्रॉट्स। ये एनडीए-एमए की रिपोर्ट आ गई इसके अंदर। ठीक है, देन फिर उसके अंदर ये एनडीएमए की रिपोर्ट आ गई, तो इतना आपने दिखा दिया कि इंडिया इज वनरेबल टू द डिजास्टर, उसकी वनरेबिलिटी बढ़ रही है। फिर आ जाते हैं हम फ्लड के ऊपर कि फ्लड की आपने डेफिनेशन दे दी कि फ्लड इज द ओवरफ्लो ऑफ द ड्रेनेज बेसिन देन ड्रेनेज कैपेसिटी, और अकॉर्डिंग टू द एनडीएमए 12% ऑफ द लैंड मास इज फ्लड प्रोन। तो आपने यहाँ से अब क्वेश्चन को एड्रेस किया, स्टेटमेंट को आपने आधे पन्ने में एड्रेस कर दिया। नाउ यू कम टू द मेन बॉडी। ठीक है, फिर आपने डायग्राम से दिखा दिया कि इंडिया के अंदर कौन कौन से जगह फ्लड प्रोन है। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग फ्लड। तो अपना जो ये स्ट्रक्चर है, ये हर एक, चाहे क्वेश्चन हीट वेव का है, चाहे लैंडस्लाइड का है, चाहे ड्रॉट का है, किसी का भी आए, तो आप ये स्ट्रक्चर याद कर लीजिए कि किस तरह से आपको दिखानी है चीज़ें। सबसे पहले तो आपको नेचुरल लिखनी है, देन एंथ्रोपोजेनिक लिखनी है, और नेचुरल में भी आप तोड़ दो, जैसे जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजंस ऑफ फ्लड है कि सेडिमेंटेशन ऑफ चैनल की वजह से फ्लड आ रही है, जैसे अलकनंदा रिवर के अंदर फ्लड आ रहे हैं, लैंडस्लाइड चैनल को चोक कर देते हैं, इससे फ्लड आ रहे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में फ्लड हुए। देन एक्सेसिव मियांडरिंग ऑफ रिवर, गंगा बेसिन, ये इसका फ्लड का रीजन है कि जो गंगा बेसिन है वहाँ पे एक्सेसिव मियांडरिंग्स हो रही हैं, तो उसकी वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। तो आपने जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन एक जगह पे लिख दिया, और जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन के अंदर आपने लाइक कीवर्ड लिख दिया और उसके साथ एग्जांपल से सब्सटेंशिएट कर दिया। देन उसके अंदर क्लाइमेटोलॉजिकल रीजंस आ जाते हैं। क्लाइमेटोलॉजिकल रीजंस के अंदर क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, जैसे कि रिसेंट राजस्थान एंड दी हिमाचल प्रदेश, इसका एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। देन इरेटिक रेनफॉल हो गया। ठीक है, विद इन फ्यू डेज की, कुछ ही दिनों में जब बहुत ज़्यादा इरेटिक रेनफॉल हो जाता है, जैसे सतलुज फ्लड्स आई थी और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसे अभी उत्तराखंड में आई थी, तो आपने क्लाइमेटोलॉजिकल रीजन अलग से लिखे। फिर ओशनोग्राफिक, अगर ओशियन के पास फ्लड आ रहा है तो क्या क्या रीजन है। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं, जैसे ईस्टर्न कोस्ट के अंदर साइक्लोन फानी आया था, सुनामी है 2004 के अंदर तमिलनाडु में, उसकी वजह से बाढ़ आई थी। तो आपने नेचुरल रीजन से एक जगह पे किए और उनको सेग्रीगेट कर दिया जियोमॉर्फोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल और ओशनोग्राफिक रीजन्स के अंदर। फिर आप लिखोगे एंथ्रोपोजेनिक रीजन। एंथ्रोपोजेनिक दो तरह के होते हैं। सबसे पहला मैनमेड होता है कि आप फ्लड प्लेन्स को एनक्रोच कर देंगे, उससे आएगी अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, जैसे मुंबई, इसका एक रीजन है। देन पुअरली रेगुलेटेड माइनिंग एंड डिफोरेस्टेशन इज एन एग्जांपल ऑफ मैनमेड। देन पुअर वेस्ट डिस्पोजल लीडिंग टू दी अर्बन फ्लड्स, कि उसमें ड्रेनेज चौक हो जाते हैं और अर्बन फ्लड आ जाती है, तो मैनमेड रीजन ये हो गए। और इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स, यानी गवर्नमेंट के फेलियर्स की वजह से हुए, कि अगर फ्लड फोरकास्टिंग पुअर हो जाती है, जैसे फेलियर ऑफ द अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसका एक एग्जांपल है। देन सेकंड क्या होता है कि लेस फोकस इन दी चैनल इंप्रूवमेंट, कि चैनल इंप्रूवमेंट के अंदर जब कम फोकस होता है और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एम्बैंकमेंट हो जाते हैं सही से नहीं होती, तो फ्लड आ जाते हैं। देन पुअर फोकस ऑन दी फ्लड प्लेन जोनेशन, कि आप जोनेशन सही से नहीं करते कि कौन सा एरिया फ्लड प्रोन है, और वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच अपना लेते हैं। तो ये एंथ्रोपोजेनिक रीजन हो गया। देन रेमेडियल मेजर्स आपको लिखने हैं, और आपको इस तरह से देखना है कि हर एक पार्ट को इक्वल वेटेज मिले, ऐसा नहीं करना है। एंथ्रोपोजेनिक आप यहाँ तक लिखे और रेमेडियल मेजर्स यहाँ से शुरू करें, और उसके लिए आपके पास पेज ही ना बचे। ठीक है, तो रेमेडियल मेजर्स में आप ये लिखेंगे कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी है ना, उसकी 3 स्टेप्स अप्रोच हमको अपनानी चाहिए। कि डिजास्टर मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर 3 स्टेप अप्रोच है, प्रिवेंशन, अडॉप्टेशन, मिटिगेशन। तो 3 हेडिंग्स बना के स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको अपना कंटेंट बेहतर स्ट्रक्चर करना है और प्रेजेंट करना है। तो उसके अंदर पहला आ जाएगा कि रोबोस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे निसार सैटेलाइट हो गया। सेकंड, प्रिवेंशन में एम्बैंकमेंट और डैम कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, जैसे कोसी रिवर पे किया। देन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस आपके क्लियर होनी चाहिए, ताकि डिफरेंट एजेंसी का जो रोल है ना फ्लड के टाइम, वो क्लियरली डिमार्केट हो, कोई एम्बिगुअस नेचर ना हो। देन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन के पॉइंट हो गए कि किसी भी फ्लड या किसी भी डिजास्टर से आने से पहले क्या करना चाहिए। अब डिजास्टर आ गया है, मिटिगेशन, तब क्या करना चाहिए। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन सही से कंडक्ट करने चाहिए। ठीक है, स्पीडी रिस्टोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का स्पीडी रिस्टोरेशन करना चाहिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर उस टाइम सप्लाई करना चाहिए अफेक्टेड एरिया को। पावर और टेलीकॉम और सीवरेज को हमें रिपेयर करना चाहिए, और डिसिल्टिंग करनी चाहिए जहाँ पे हमारा सैंड जमा हो गया है। एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी को रिहेबिलिटेट करना चाहिए। तो ये मिटिगेशन के पॉइंट्स हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने 5 से 6 पॉइंट एक लिमिटेड जगह पे ऊपर डाल दिए, तो ये भी जस्ट राइटिंग द कीवर्ड्स। ठीक है, तो आपको देखना है कि एक अप्रोच जिसमें आप कम स्पेस में ज़्यादा वर्ड्स या ज़्यादा पॉइंट्स डाल सकें। देन अडाप्टेशन, आने के बाद क्या करना चाहिए, कि आ गया फ्लड, आ गया, हमने उसको मिटिगेट भी कर दिया, बाद में क्या करें। तो आपको उसके बाद अर्बनाइजेशन को प्लान करना चाहिए, और हमें वेटलैंड रीजेनरेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
देन इंक्रीज द चैनल और डैम कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, चैनल और डैम की कैपेसिटी। देन हमें डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करना चाहिए। तो ये हमारे अडाप्टेशन हो गए कि फ्लड आने के बाद हम क्या करें जब सब कुछ प्रोसीजर हो गया। और ये जो कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन आप हर एक डिजास्टर के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये सारे स्टेप्स हम लेंगे, उससे होगा क्या कि दी स्टेप्स आर इन लाइन विद द बिल्ड बैक बेटर अप्रोच ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क। ये सेंडाई फ्रेमवर्क की बिल्ड बैक बेटर अप्रोच के कंप्लाइंट है, एंड दिस विल लीड टू द अटेनमेंट ऑफ द SDG 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड द कम्युनिटीज। तो ये एक बहुत ही टेक्निकल हमारा कंक्लूजन बन गया है, जो हर एक हीट वेव में भी यूज हो सकता है, ड्रॉट में भी हो सकता है, कहीं भी यूज हो सकता है। बस सेंडाई फ्रेमवर्क, बिल्ड बैक बेटर और SDG यूज करते हुए आपने एक बहुत अच्छा कंक्लूजन बनाया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि किस तरह से इनको अप्रोच करना है। थैंक यू।